हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम मियोसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन मियोसिस को समझने से पहले हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्लॉइडी ऑफ सेल। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। होप कि आपने सेल बायोलॉजी में इसे कवर करके रखा है, बट स्टिल मियोसिस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक बार इसको समझते हैं। तो प्लॉइडी का मतलब क्या होता है, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में प्रेजेंट है उसको आप प्लॉइडी बोलते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट के बारे में बात करें तो आप जानते हो जो जाइगोट होता है वो स्पर्म एंड ओवम से मिल के बना होता है। मतलब स्पर्म एंड ओवम का जब फ्यूज़न हो जाता है उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, इनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म से आया होगा और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम ओवम से आया होगा। और ये जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है इसे हम एन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट के पास प्रेजेंट है, इसीलिए इन्हें 2n रिप्रेजेंट किया जाता है और इन सेल को क्या बोल देते हैं, डिप्लॉयड सेल्स। लेकिन ये जो स्पर्म एंड ओवम होते हैं इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलता है, या फिर n डिनोट करो, या इसी वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो आप जानते हो ह्यूमन के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। हम पेयर के बारे में बात करते हैं, मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होगा यहाँ पे, राइट। तो एक के पास अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 23 तक ये एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर भी सेम टू सेम क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके क्रोमोसोम नंबर 23 तक हो गया। मतलब इस तरह से 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और स्पर्म में क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। सिमिलरली ओवम में भी ये सेम एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा। तो अब शुरू करते हैं मियोसिस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से। जैसे कि हमने माइटोसिस में स्टडी किया था, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न होता है। मतलब यहाँ पे माइटोसिस में जो प्लॉइडी था, मदर सेल एंड डॉटर सेल का प्लॉइडी सेम हुआ करता था। इसका मतलब अगर एक मदर सेल 2n है, डिप्लॉयड सेल है, और अगर वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है तो उसके जो डॉटर सेल है वहाँ भी जो प्लॉइडी है वो 2n ही आने वाला है। लेकिन अगर मियोसिस के बारे में बात करें तो मियोसिस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो मदर सेल होते हैं अगर ये डिप्लॉयड हो गए तो फिर इनके जो डॉटर सेल होंगे ये कैसे आपको नज़र आएंगे, फाइनली जितने डॉटर सेल आपको मिलेंगे वो हैप्लॉयड नज़र आएंगे। मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा। इसी वजह से इनके जो मदर सेल में जितने क्रोमोसोम है इनका हाफ हो रहा है डॉटर सेल्स में, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं, इस डिवीज़न को हम रिडक्शनल डिवीज़न बोल रहे हैं। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है, माइटोसिस में हमने सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम डिवीज़न देखा था। मतलब एक बार ही क्या होता था, कैरियोकाइनेसिस होता था और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता था। लेकिन मियोसिस में इसका उल्टा होता है। मियोसिस में क्या होगा, आपको 2 सेट ऑफ कैरियोकाइनेसिस और 2 सेट ऑफ साइटोकाइनेसिस भी देखने को मिलेंगे। मतलब ये अगर मदर सेल आप कंसिडर करते हो तो सबसे पहला ये एक डिवीज़न करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा, 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ दो हैप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन करेगा। और फर्दर ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं ये फर्दर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होंगे और फर्दर 2 डॉटर सेल का प्रोडक्शन करेंगे। और फाइनली आपको मियोसिस के बाद कितने डॉटर सेल मिल रहे हैं, 4 डॉटर सेल मिल रहे हैं। लेकिन माइटोसिस में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डॉटर सेल देखने को मिल रहा था। तो ये था दोनों मेजर डिफरेंस। तीसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस आता है कि हमने ये बात किया कि मियोसिस में 2 डिवीज़न होते हैं। तो ये जो फर्स्ट डिवीज़न है इसको आप क्या बोल देते हो, मियोसिस 1 बोलते हैं। और ये जो सेकंड डिवीज़न है, ये दोनों डॉटर सेल सेकंड डिवीज़न के थ्रू जब जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मियोसिस सेकंड। जैसे कि माइटोसिस में हो रहा था, पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता था इंटरफेज में और उसके बाद माइटोसिस हो रहा था। सिमिलरली मियोसिस के केस में भी क्या होगा, पहले सेल इंटरफेज के थ्रू जाएगा और इंटरफेज के बाद वो मियोसिस में एंटर करेगा। इसका मतलब डीएनए सिंथेसिस बस एक ही बार होगा। एक बार डीएनए सिंथेसिस होने के बाद वो सेल मियोसिस फर्स्ट में जाएगा, फिर मियोसिस सेकेंड में जाएगा और फाइनली 4 डॉटर सेल का प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये आता है कि मियोसिस में आपको रिकम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। जैसे माइटोसिस में हमने देखा था कि जैसा पेरेंट सेल था
एज इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डॉटर सेल में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता, क्रोमोसोम जैसा था पेरेंट में वैसा का वैसा डॉटर सेल में आ जाता है। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में क्या होगा, आपको रिकम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेट पेरेंट से एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है फादर से आया हुआ होता है और दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से आया हुआ होता है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो फादर और मदर से आए हुए क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपस में रिकम्बाइन करते हैं। फादर के जितने क्रोमोसोम्स हैं उनका कुछ हिस्सा मदर के क्रोमोसोम में चला जाता है और मदर के जो क्रोमोसोम्स थे उनके कुछ हिस्से क्या होंगे, फादर से आए हुए जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें चले जाएंगे और इसी तरह से रिकम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मदर सेल होते हैं 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं और ये 4 डॉटर सेल कैसे आपको नज़र आएंगे, ये मदर सेल से डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे दिखेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिकम्बिनेशन बोल देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चल के और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मियोसिस सेकेंड के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन। इसके बाद जैसे कि हमने माइटोसिस में देखा था, वहाँ पे क्या देखा था, 4 स्टेजेस होते थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। लेकिन मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट हो रहा है और मियोसिस सेकेंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में क्या मिलेगा आपको, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। और मियोसिस 2 में आपको देखने को मिलेगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। चलिए अब थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जब भी हम किसी क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने अगर डिप्लॉयड सेल के बारे में बात किया, तो डिप्लॉयड सेल में हम जानते हैं 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मतलब आपको क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो आपको 2 दिखेगा, क्रोमोसोम नंबर 2 जो है वो भी आपको 2 दिखेगा। इसी तरह से टोटल ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं ये 23 आपको डबल दिखने लगेंगे। मतलब ये अगर मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसी सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 का एक और सेट भी आपको देखने को मिलेगा। ये अगर फादर से आया हुआ है तो ये कहाँ से आया हुआ होगा, मदर से ये आया हुआ होगा। एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमाटिड्स जो आपस में सेंट्रोमियर के थ्रू बाइंड करते हैं उनको आप क्या बोल देते हो, इन दोनों क्रोमाटिड्स को हम बोल देते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के जो हिस्सा एक ही क्रोमोसोम में है और ये सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड बोल रहे हैं। लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसका मतलब इस क्रोमोसोम में जो भी जीन प्रेजेंट होगा वो सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह के 2 क्रोमोसोम जो कि मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और इनके जो जीन है, लोकेशन, ये सारा शेयर करते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को आप क्या बोल देते हो, होमोलोगस क्रोमोसोम बोल देते हो। ये क्या शो कर रहे हैं, होमोलॉजी शो कर रहे हैं, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर इस क्रोमोसोम का इस पर्टिकुलर एरिया में आप देखो, यहाँ पे अगर आपको स्किन कलर के लिए जीन मिल रहा होगा तो इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसी के भी सेम एरिया में आपको क्या मिलेगा, स्किन कलर के लिए जीन देखने को मिलेगा। मतलब सेम लोकस होना चाहिए, सेम एरिया होना चाहिए और हर एक जीन उसी एरिया में प्रेजेंट हो दोनों क्रोमोसोम में, तो हम उनको क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये हो गया दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है, ये दोनों क्रोमाटिड के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी सिस्टर क्रोमाटिड कहलाएंगे। लेकिन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमाटिड्स होंगे, ये दोनों क्रोमाटिड्स, इन दोनों को आप क्या कहोगे, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, क्योंकि ये दोनों क्रोमाटिड्स सेंट्रोमियर के थ्रू अटैच्ड नहीं है। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आगे चल के आपका काम आने वाला है मियोसिस में, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया अच्छे से। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आगे काम आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मियोसिस 1 के बारे में। मियोसिस 1 आप जानते हो ये पहला मियोसिस होगा, उसके बाद सेकंड मियोसिस आएगा और यहाँ पे भी 4 स्टेजेस में ये डिवाइडेड है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। यहाँ पे जो प्रोफेज 1 है ये फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। क्योंकि यहाँ का जो प्रोफेज 1 है ये फर्दर डिवाइडेड होता है और ज़्यादा सब स्टेजेस में, इसीलिए ये जो प्रोफेज 1 ये लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस एंड एज कंपेयर टू मियोसिस सेकेंड। एक एक करके हम सारे स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लेप्टोटीन के बारे में देखेंगे। ओके, सो लेप्टोटीन क्या है, अगर हम प्रोफेज 1 का ये सबसे पहला स्टेज है और प्रोफेज 1 जो है हमने अभी पढ़ा कि माइटोसिस
एंड मियोसिस सेकेंड के कंपेरेटिवली ये काफ़ी लेंदी होने वाला है। तो यहाँ पे लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा, क्योंकि ये प्रोफेज का ही हिस्सा है और हम जानते हैं माइटोसिस में हमने पढ़ा था जो प्रोफेज होता है वहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो लेप्टोटीन भी वही स्टेज है जहाँ पे कि आपको क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता हुआ नजर आएगा और कंडेंस होने के बाद ये धीरे धीरे आप अगर इस स्टेज में लाइट माइक्रोस्कोप में सेल का स्टडी करो तो आपको क्रोमोसोम ग्रेजुअली नज़र आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये वो स्टेज है जहाँ कि आप क्रोमोसोम को धीरे धीरे देखना शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इस पूरे स्टेज में पूरे अगर प्रोफेज 1 के बारे में बात करें जहाँ पे हमने 5 सब स्टेजेस के बारे में बात किया, वहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो गया, पूरा क्रोमोसोम बन गया। क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट होगा प्रोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद, लेकिन लेप्टोटीन वो स्टेज है जहाँ की आपको थोड़ा बहुत नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि हाँ अभी क्रोमेटिन मटीरियल नहीं रहा, अब ये क्रोमेटिन मटीरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है आपको लेप्टोटीन के बारे में। यहाँ पे देखिए आपको क्रोमोसोम यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरे स्टेज के बारे में बात करते हैं जो कि है जाइगोटीन। जाइगोटीन प्रोफेज 1 का सेकेंड स्टेज कहलाता है। इस केस में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, अब लेप्टोटीन में क्या हो गया था, क्रोमेटिन कंडेंस हो गया था, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स थे वो सेल के हर जगह पे आपको बिखरे हुए नजर आएंगे, लेकिन जाइगोटीन में क्या हो जाता है, जितने होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सारे पास पास आ जाते हैं। अभी ओके सारे पास आ जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सिनाप्सिस बोल देते हैं। सो सिनाप्सिस क्या है, द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग ईच अदर इन दिस स्टेज एंड द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज कॉल्ड एज सिनाप्सिस। तो क्वेश्चन ये आता है कि सिनाप्सिस आपको कौन से स्टेज में नजर आएगा, तो आपको जाइगोटीन स्टेज में सिनाप्सिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो कि अलग अलग थे। अब जाइगोटीन स्टेज में ये क्या हो रहे हैं, दोनों क्रोमोसोम पास पास आ रहे हैं। पास पास आने के बाद यहाँ पे आपको कैसा नजर आएगा, दो होमोलोगस क्रोमोसोम दिखेगा, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, बाईवैलेंट भी बोल देते हैं। और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमाटिड प्रेजेंट होता है, तो टोटल आपको 4 क्रोमाटिड दिखेंगे। ओके, ये 1, 2, 3 एंड 4, और इसी वजह से इनको आप क्या बोल देते हो, टेट्राड भी बोल देते हो। इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, यहाँ पे सिनाप्सिस के थ्रू क्या हो रहे हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ रहे हैं, लेकिन पास में आने के बाद भी इस क्रोमोसोम का, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा क्या होंगे, आपस में पेयरिंग करना शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, और इसी कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोल देते हो, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके वजह से कि होमोलोगस क्रोमोसोम का कुछ एक हिस्सा एक दूसरे से पेयर्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये जो बाईवैलेंट स्टेज है, ये बाईवैलेंट स्टेज क्लियरली जाइगोटीन स्टेज में देखने को नहीं मिलेगा, ये पूरा क्लियर होता है पैकाइटीन स्टेज में, जो कि जाइगोटीन के बाद नज़र आएगा। और अगर हम बात करें ये जाइगोटीन और लेप्टोटीन के बारे में, तो ये दोनों एज कंपेयर टू पैकाइटीन ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये बहुत ही कम टाइम के लिए रहते हैं। इसके बाद जो स्टेज आता है पैकाइटीन, ये लंबे टाइम के लिए रहता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इससे ऐसे इंपॉर्टेंट फेनोमेनस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए जाइगोटीन स्टेज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो क्या बताओगे, एक तो सिनाप्सिस यहाँ पे होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा, दूसरा यहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, टेट्राइड या फिर बाईवैलेंट आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे होते हैं जाइगोटीन स्टेज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे एक फिगर में आपको दिखाया गया है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग हो रहे हैं और बाईवैलेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी तरह से देखो यहाँ पे दोनों जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो क्या कर रहे हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पैकाइटीन स्टेज के बारे में। पैकाइटीन स्टेज में क्या होता है, ये जो बाईवैलेंट है ये अभी क्लियरली विजिबल होने लगेगा और ये जो 4 क्रोमाटिड्स हैं जिसे कि आप टेट्राड बोलते हो, ये आपको क्लियरली इसी स्टेज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, पिछले स्टेज में हमने देखा था एक सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी एरिया में अब क्या होगा, एक नोड्यूल लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों
क्रोमोसोम के बारे में मैं बात करूं तो ये मान लो एक क्रोमोसोम का एक क्रोमाटिड है, ये दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमाटिड है। इस एरिया में क्या होता था, इस तरह से एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता था और इसी कॉम्प्लेक्स के पास अब क्या हो जाएगा, एक नोड्यूल लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। नोड्यूल क्या होता है, एक बल्जिंग आउट एरिया मान सकते हो। ओके, तो ये नोड्यूल को हम क्या बोल देते हैं, रिकम्बिनेशन नोड्यूल बोल देते हैं। रिकम्बिनेशन नोड्यूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आगे चल के यही एरिया में रिकम्बिनेशन होने वाला है। जैसे कि हमने पिछले कुछ टाइम के पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि क्या होता है, मदर के पास जो क्रोमोसोम रहता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम मैटरनल है, उसका कुछ हिस्सा पैटर्नल क्रोमोसोम में चला जाता है और पैटर्नल क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा मैटरनल क्रोमोसोम में आ जाता है। यही वो प्रोसेस है जिसे हम रिकम्बिनेशन बोलते हैं। और ये रिकम्बिनेशन कहाँ पे नज़र आएगा, आपको नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स में देखने को मिलेगा होमोलोगस क्रोमोसोम के। और वो कहाँ पे होगा, यही रिकम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर होने वाला है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे कि रिकम्बिनेशन होगा, या फिर इसे क्या बोल देते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी बोल देते हैं, क्योंकि एक एरिया दूसरे एरिया के साथ क्रॉस हो रहा है। ओके, तो रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स आर द साइट्स एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है या रिकम्बिनेशन होता है, ये हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, अगर कोई क्वेश्चन करे तो, सो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। हम जानते हैं, मान लो ये जो क्रोमोसोम है ये फादर से आया हुआ है, ओके, और यहाँ पे मैं दूसरा क्रोमोसोम बना रही हूँ जो कि मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और ये दोनों सेट मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया में देखो ये रिकम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये रेड कलर का जो शो कर रहा है क्रोमाटिड और ये ग्रीन कलर का जो क्रोमाटिड्स हैं, ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। और इन्हीं दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच में क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा या फिर क्रॉसिंग ओवर होगा। ये जो रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम होता है रिकम्बिनेज। नाम से ही पता चल रहा होगा ये क्या काम करेगा, रिकम्बाइन करेगा और रिकम्बिनेशन करेगा। ये जो क्रॉसिंग ओवर है इसके बाद क्या होता है, हमने बात किया क्रॉसिंग ओवर हो गया, मान लो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम था, जो कि मान लो ये मैटरनल क्रोमोसोम था, इसके पास क्या आ जाएगा, कुछ हिस्सा पैटर्नल क्रोमोसोम का आ जाएगा। और यहाँ पे जो पैटर्नल क्रोमोसोम था वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ हिस्सा आपको मैटरनल क्रोमोसोम का देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू क्रोमोसोम्स। और क्लियरली यहाँ पे आप होमोलोगस क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही पैकाइटिन कंप्लीट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेशन का भी कंप्लीशन होगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे रिकम्बिनेशन नोड्यूल का, ये कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता, ये थोड़ी देर के लिए ऐसे ही अटैच्ड होके रहते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या रिकम्बिनेशन नोड्यूल, इसका कम्प्लीटली डिसोशिएशन हो जाएगा और दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे रिकम्बिनेशन के बाद। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है छोटा सा, यहाँ पे आपको सिनाप्सिस दिखाया गया है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी बताया गया है, आपको दिख रहा होगा ये जो डार्क कलर का क्रोमोसोम है और ये लाइट कलर का क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, और इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये आपस में रिकम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोटीन के बारे में, जो कि नेक्स्ट स्टेज है। ओके, पिछले स्टेज में हमने क्या देखा था कि रिकम्बिनेशन हो चुका है और यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये अभी भी अटैच्ड हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। रिकम्बिनेशन हो गया है तो अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे क्या कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेंगे। और ये जब दूर जा रहे होंगे तो खुद सोचिए कोई चीज़ इस तरह से प्रेजेंट है। ओके, इस तरह से मान लो आपने यहाँ पे अटैच करके रखा है दोनों चीज़ों को, अब दोनों को आप खींच रहे हो, खींचने के बाद आपको कैसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, डेफिनेटली इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करके रखा है, दोनों को जॉइन करके रखा है। तो इसी तरह से क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स एक एक्स शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, कुछ इस तरह का दिखता है जब दोनों क्रोमोसोम अलग होते हैं, और ये एक्स शेप स्ट्रक्चर को आप क्या बोल देते हैं, कायस्माटा बोल देते हैं। सो व्हाट इज कायस्माटा,
दिस स्ट्रक्चर at the crossover point looks like X shaped and these are called as chiasmata. So यहाँ पे क्या हो रहा है डिप्लोटिन स्टेज में, जो बाईवेलेंट थे और जो टेट्राड थे ये सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से एक्सेप्ट एट द प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये अटैच्ड हो गए हैं क्रॉस ओवर पॉइंट पे। और इसी पॉइंट पे आपको कैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और जिसका नाम क्या है, कायस्माटा। नेक्स्ट बात करते हैं डायकाइनेसिस के बारे में, जो कि प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज है। इस केस में क्या होगा, ये जो कायस्माटा का फॉर्मेशन हो रहा था इसका टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा और दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स इजीली सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अब ये प्रोफेज का लास्ट स्टेज है, तो यहाँ आते आते क्या हो जाना चाहिए, जो क्रोमोसोम्स थे ये कम्प्लीटली कंडेंस हो जाना चाहिए। अभी तक क्या हो रहे थे, अभी तक कंडेंसेशन चल रहा था, ये सारा प्रोसेस भी चल रहा था, रिकम्बिनेशन हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहे थे, कंडेंसेशन भी हो रहा था क्रोमोसोम का। ओके तो इस स्टेज में आते आते डायकाइनेसिस में पहुंचते ही क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ और क्या होगा, जो मियोटिक स्पिंडल्स हैं, जैसे कि हमने माइटोसिस में डिस्कशन किया था, माइटोटिक स्पिंडल होते थे और स्पिंडल फाइबर, वो स्पिंडल फाइबर जो कि माइटोसिस में यूज़ होते हैं उसको माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बोल दिया जाता है, और वो अगर मियोसिस प्रोसेस में यूज़ होते हैं तो उनको हम मियोटिक स्पिंडल फाइबर बोल देते हैं। बात सेम ही है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, दोनों का नेचर सेम होगा, लेकिन ये मियोसिस में यूज़ हो रहा है तो इसका एक अलग नाम दे दिया गया है। तो अब ये क्या करेंगे, मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या होगा, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो दोनों पोल में ट्रैवल कर चुके होंगे, ओके, और यहाँ से जो मियोटिक स्पिंडल है इसका भी इस तरह से फॉर्मेशन होने लगेगा। इसका काम क्या होता है, हम माइटोसिस में देखे थे कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के और दोनों क्रोमाटिड को सेपरेट करने लग जाते थे। और क्या होगा डायकाइनेसिस में, क्योंकि ये प्रोफेज का लास्ट है तो यहाँ पे न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगेगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर होने लगेगा, बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिल रहे होंगे वो भी सारे के सारे डिसअपियर होने लग जाएंगे। तो ये एक्चुअली वो फेज है, डायकाइनेसिस वो फेज है, ट्रांजिशन फेज है प्रोफेज 1 एंड मेटाफेज 1 के लिए। हम जानते हैं इसके बाद कौन सा स्टेज आने वाला है, मेटाफेज 1। सो मेटाफेज 1 में क्या होगा, अब जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम जो एक दूसरे से सेपरेट हो चुके थे ये इक्वेटोरियल प्लेट में आके अरेंज हो जाएंगे। मान लो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम था, ओके, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ओके, ये दोनों अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये सब अब क्या हो जाएंगे, मेटाफेज प्लेट में अरेंज्ड हो जाएंगे। यहाँ पे मान लो इसको मैं ग्रीन से कर लेती हूँ सो दैट कि इजी हो जाए समझने के लिए, ओके, क्योंकि हम यहाँ पे रिकम्बिनेशन शो कर पाएंगे इसी तरह से। तो मान लो ये दोनों अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 का होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 2 के होमोलोगस क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम नंबर 1 में भी क्या हुआ होगा, रिकम्बिनेशन हुआ होगा। तो इस क्रोमेटिड में मान लो यहाँ पे रिकम्बिनेशन हुआ था तो कुछ हिस्सा इसके होमोलोगस क्रोमोसोम का आ गया है, ओके, उसी तरह से यहाँ पे कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, इसके होमोलोगस क्रोमोसोम का आया होगा। सिमिलरली क्रोमोसोम नंबर 2 में भी रिकम्बिनेशन हुआ होगा। तो ये अब सारे मेटाफेज स्टेज आते आते क्या हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाएंगे। अरेंज होने के बाद मेटाफेज में क्या होता है, जैसे आप नॉर्मली पढ़े थे मेटाफेज में माइटोसिस में, तो वहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आते हैं और काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। तो ये काइनेटोकोर से कहाँ पे अटैच होंगे, इन्हीं होमोलोगस क्रोमोसोम में इस तरह से अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद अब क्या करेंगे, देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज आएगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये सेपरेट होने लगेंगे। अभी तक ये होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेज में क्या हो रहे थे, पास पास रह रहे थे इस तरह से, लेकिन अब क्या होगा, एनाफेज आते आते ये होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाएगा। मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक पोल में चला जाएगा और ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे पोल में चला जाएगा। मतलब एनाफेज कंप्लीट होते होते आपको क्या नज़र आएगा, अगर आप ये सेल कंसिडर करो तो एक पोल में आपको 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटली मिल जाएंगे और दूसरे पोल में आपको दूसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटली देखने को मिल जाएंगे। मतलब एक पोल में 1 से लेके 23 तक
1 से लेकर 23 तक क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे और दूसरे पोल में भी सेम 1 से 23 क्रोमोसोम्स पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज आएगा, ओके, एनाफेज कंप्लीट। टीलोफेज में अब क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो सारे रीअपियर होने लग जाएंगे। अब टीलोफेज के बाद क्या होने वाला है, साइटोकाइनेसिस होने वाला है। तो साइटोकाइनेसिस होने के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होने के बाद अब ये जो सेल था ये इस तरह से 2 हिस्सों में बट जाएगा। और आप अभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि दोनों जो सेल्स हैं इनके पास अभी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा, जिसे कि आप हैप्लॉइड सेट बोलते हो। हमने जो मदर सेल को कंसिडर किया था उसके पास कितना क्रोमोसोम था, उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम था और वो डिप्लॉयड था। अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से ये डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड सेट में डिवाइड हो जाता है। अब हमें कितने सेल्स मिल गए, 2 सेल मिल चुके हैं, 2 हैप्लॉइड सेल्स हमें मिल चुके हैं। तो अब क्या होगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मियोसिस 2 होगा। 2 कहाँ होगा, यहाँ पे जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इन न्यू सेल्स जो बन गए अभी, इनमें अभी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। लेकिन साइटोकाइनेसिस और मियोसिस सेकेंड के बिगिनिंग्स के बीच में एक छोटा सा फेज आता है जिसे बोल दिया जाता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस वो स्टेज है दोनों मियोटिक डिवीज़न के बीच में, ये स्टेज है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। और इस स्टेज में ध्यान रखने वाली बात है कि डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन किया था कि डीएनए का सिंथेसिस एस फेज में होता है और हम एम फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, और एस फेज एम फेज से पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है। तो डीएनए का जो न्यू सिंथेसिस था वो एस फेज में कंप्लीट हो चुका था। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकेंड होगा और मियोसिस सेकेंड से पहले कोई डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना। इंटरकाइनेसिस छोटा सा पीरियड है, इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड का जो पहला फेज है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोफेज 2। और हमने पिछले कुछ टाइम पहले भी हमने ये बात किया था कि जो मियोसिस 2 होता है ये माइटोसिस के सिमिलर होता है। इसके जितने भी प्रोसेस आपको नज़र आएंगे माइटोसिस के तरह ही आपको दिखेंगे। जैसे मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोफेज होते हैं वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत सारे स्टेजेस आ रहे थे, रिकम्बिनेशन हो रहा था, वैसा कुछ भी आपको मियोसिस 2 में देखने को नहीं मिलेगा। ये सिंपली जाएंगे माइटोसिस की तरह। तो इसके भी 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होगा, जैसे माइटोसिस के प्रोफेज में होता था, ये इनिशिएट होंगे साइटोकाइनेसिस के बाद। अभी हमारे पास 2 डॉटर सेल मिल चुके थे मियोसिस फर्स्ट के बाद, दोनों हैप्लॉइड सेल। अब ये हैप्लॉइड सेल में क्या होगा, इनके जो क्रोमाटिन मटेरियल जो कि थोड़ा बहुत डीकंडेंस हो चुके थे ये फिर से कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे। कंडेंस होने के बाद ये फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस अपीयर हुआ था वो न्यूक्लियस फिर से डिसअपीयर हो जाएगा, और जितने न्यूक्लियस लॉस थे और भी जितने सेल ऑर्गेनेल्स थे ये सारे अभी डिसअपीयर होने लग जाएंगे, और क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन जो होगा वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट स्टेज क्या है, मेटाफेज 2। हम जानते हैं मेटाफेज में क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम थे वो क्या हो जाएंगे, अभी सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाएंगे। अरेंज होने के बाद अब क्या होगा, they align at the equator and the microtubule from opposite pole of the spindle get attached to the kinetochore of sister chromatids। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमारे पास एक क्रोमोसोम इस तरह का प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे तो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना कि मियोसिस 2 में आपको होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही देखने वाला है और उसी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम में आपको सिस्टर क्रोमाटिड्स नजर आएंगे। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये मान लो एक क्रोमोसोम है, इसका ये काइनेटोकोर है सेंट्रोमियर के ऊपर। अब स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से इस तरह से अटैच हो जाएंगे मेटाफेज 2 में आते आते। अब मेटाफेज 2 कंप्लीट, उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, एनाफेज 2 आएगा। एनाफेज 2 में क्या होगा, अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम था, ओके, एक ही क्रोमोसोम था, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था, तो ये 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम में जो काइनेटोकोर के साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच था अब इसे खींचने लगेगा। खींचने के बाद क्या होगा, दोनों क्रोमाटिड्स, दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स जो थे, ये दोनों को हम सिस्टर क्रोमाटिड बोलते थे, ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड अब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट होने के बाद इनके साथ अभी भी इनके काइनेटोकोर में स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, तो इसको ये क्या करेंगे, दोनों ऑपोजिट पोल में इस तरह से लेके चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा,
मियोसिस 1 में हमने क्या देखा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते थे वो सेपरेट हो रहे थे, लेकिन मियोसिस 2 में कौन सेपरेट हो रहा है, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट हो रहे हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। सो एनाफेज 2 में हमने क्या देखा, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट हो गया है और सिस्टर क्रोमाटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स बाय शॉर्टनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर। हम जानते हैं जब स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होता है उसके बाद इसका शॉर्टनिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ये शॉर्ट होता चला जाता है, जिसके वजह से कि ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे, पोल की तरफ इस तरह मूव करने लग जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा स्टेज आता है, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, यहाँ पे अब जो सिस्टर क्रोमाटिड कहलाते थे अब ये सिस्टर क्रोमाटिड नहीं कहलाएंगे, अब ये क्रोमोसोम्स कहलाने लगेंगे, क्योंकि आगे चल के ये सेल जब दोनों डॉटर सेल में डिवाइड होगा तो उनके लिए यही सिस्टर क्रोमाटिड क्रोमोसोम की तरह काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो सेल है, यहाँ पे ये जो पोल है, यहाँ पे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाएगा फिर से, राइट। और इसी सेल में दूसरे में क्या हो जाएगा, दूसरे पोल में क्या हो जाएगा, दूसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद टीलोफेज में क्या हो जाएगा, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे जो मिले थे ये न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे डेवलप होने लगेगा। न्यूक्लियर एनवेलप के बाद, अब डेवलप होने के बाद अब क्या होगा, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस होने के बाद यहाँ भी आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही दोनों तरफ जा रहा है। तो फिर से यहाँ पे कौन से तरह के सेल नज़र आएंगे, हैप्लॉइड सेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली जब मियोसिस कंप्लीट हो जाता है तो आपको कितने सेल्स नज़र आते हैं, 4, क्योंकि जब पहले हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल था, डिप्लॉयड सेल में मियोसिस फर्स्ट हुआ और दोनों हैप्लॉयड सेल बना दिए, और अभी ये दोनों ही हैप्लॉयड सेल मियोसिस 2 के थ्रू जाएंगे और ये क्या करेंगे, फर्दर दो सेल का फॉर्मेशन करेंगे जो कि हैप्लॉयड इन नंबर होंगे, और यही अब क्या होंगे, फाइनल प्रोडक्ट होंगे मियोसिस सेकेंड का, और फाइनली आपको 4 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, 4 डॉटर सेल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा क्लियरली समझ लेना। यहाँ पे देखो एक सेल था जो कि डिप्लॉयड सेल था यहाँ पे, जिसके पास की मैटरनल क्रोमोसोम भी था और पैटर्नल क्रोमोसोम भी था। डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, अब आपको क्रोमोसोम अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, इनके पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स आ चुके हैं, राइट, दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स आ चुके हैं। अब इन सिस्टर क्रोमाटिड्स में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो पैटर्नल क्रोमोसोम है इसके पास देखो एक ब्लू कलर का छोटा सा एरिया आपको देखने को मिल रहा है, और मैटरनल क्रोमोसोम में आपको एक छोटा सा पर्पल और डार्क पिंक कलर का एरिया आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, पहले जो पैटर्नल क्रोमोसोम था उसके पास क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक छोटा सा डार्क पिंक कलर का हिस्सा एक क्रोमाटिड में आ गया, क्योंकि एक ही क्रोमाटिड में क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। लेकिन इस क्रोमोसोम का जो दूसरा क्रोमाटिड है, इस पैटर्नल क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमाटिड इस तरफ जो आपको नजर आ रहा है, ये एज इट इज ब्लू कलर ही शो कर रहा है, क्योंकि इस क्रोमाटिड में क्या नहीं हुआ है, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। उसी तरह से ये जो मैटरनल क्रोमोसोम है, मैटरनल क्रोमोसोम का जिस क्रोमाटिड के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे ब्लू कलर का रीजन शो हो रहा है जो कि पैटर्नल क्रोमोसोम से आ गया, और दूसरा क्रोमाटिड एज इट इज आपको डार्क पिंक कलर का नजर आ रहा है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, मान लो मियोसिस 1 के बाद क्या होता है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, दोनों सेल्स में चले जाते हैं। अब एक सेल में क्या हो गया, ये पैटर्नल क्रोमोसोम चला गया, और दूसरे सेल में कौन चला गया, मैटरनल क्रोमोसोम चला गया। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पे जो मैटरनल क्रोमोसोम था, ओके, वो एज इट इज़ इस डॉटर सेल के सिमिलर है या नहीं, तो ये कभी भी डॉटर सेल के सिमिलर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस डॉटर सेल में रिकम्बिनेशन हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और जिसके वजह से कि कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम में दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का भी आ चुका है। अब मान लो यहाँ पे मियोसिस 2 हो गया, ओके, मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमाटिड्स थे, अब सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट होंगे, तो यहाँ पे एक क्रोमाटिड जो कि पहले का जो पैटर्नल क्रोमोसोम था जिसके पास की ब्लू कलर का हिस्सा था, आपको वो देखने को मिला, ओके, और दूसरा हिस्सा जो कि रिकम्बाइंड हुआ था वो हिस्सा यहाँ पे देखने को मिला। तीसरा
यहाँ पे ये जो सेल था इसमें अगर मियोसिस 2 हुआ तो यहाँ पे एक सेल में कौन सा क्रोमोसोम गया है, रिकम्बिनेशन वाला क्रोमोसोम गया है, और दूसरे में आपको कैसा नज़र आ रहा है, एज इट इज़ जो मैटरनल क्रोमोसोम हुआ करता था वो नज़र आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि मियोसिस सेकेंड होने के बाद आपको इस तरह के जो रिकम्बाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको नज़र आएंगे। सो होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये प्रोसेस मियोसिस सेकेंड क्या होता है, किस तरह से ये ऑपरेट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, जिससे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, कि मियोसिस क्यों होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे कि हमने ये देखा कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के थ्रू मान लो गैमेट का प्रोडक्शन हो गया। तो माइटोसिस में हम जानते हैं जो प्लॉइडी है वो कैसा रहता है, वो सिमिलर रहता है। मतलब अगर इनके पास 2n है तो इनका जो डॉटर सेल बनेगा, मान लो ये स्पर्म बन गया, स्पर्म या फिर ओवम, इनके पास भी कौन सा प्लॉइडी रहेगा, 2n ही रहेगा, राइट। तो मान लो एक और ओवम है जो कि माइटोसिस के थ्रू बना और वो भी 2n है। तो ये दोनों जब फ्यूज होंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे तो सोचिए कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। एक के पास 2 सेट है, दूसरे के पास भी 2 सेट है, तो टोटल आपको 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम नजर आएंगे, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जबकि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम ही रहना चाहिए। अब ये तो एक एबनॉर्मल कंडीशन आ जाएगा, राइट। इसको क्या बोल देते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोल देते हैं। प्लॉइडी का मतलब क्या था, सेट ऑफ क्रोमोसोम था। अब पॉलीप्लॉइडी का मतलब जितना नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम है उससे ज़्यादा हो गया है, इसीलिए इस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी बोल देते हैं। और ये कंडीशंस एबनॉर्मल होता है, इस केस में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते, उनका डेथ हो जाता है। तो इसीलिए मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, अभी हमने क्या देखा, मान लो अभी यहाँ पे एक जर्म सेल है, 2n है उसके पास, मतलब एक सेल है, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल है, इनके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, मियोसिस के थ्रू गैमेट का प्रोडक्शन करेगा। जैसे कि सबसे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, 2 सेल प्रोड्यूस किया, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो फर्दर 4 सेल का प्रोडक्शन हो जाएगा। और ये सेल आपको कैसे नज़र आ रहे हैं, ये हैप्लॉयड नज़र आ रहे हैं। अब ये मान लो स्पर्म है और दूसरा ओवम है जो कि खुद भी हैप्लॉयड है, और ये दोनों सेल जब फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट बनेगा, और ये जाइगोट कैसा बनेगा, ये 2n बनेगा। और हम जानते हैं जो जाइगोट होता है ये फर्दर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाता है। सो इसके पास जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा इसके सेल में, वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी आपको फर्दर वो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से ये जाइगोट जो कि 2n है, ये जब इंडिविजुअल बनाएगा तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जितने भी सेल्स होंगे उनमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये मान लो ये पेरेंट है और ये मान लो ये ऑफस्प्रिंग है, तो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रह रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए। सो ये पहला आपका पॉइंट है कि कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज अकर्स थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, ये मियोसिस के थ्रू ही अचीव होता है। दूसरा क्या है, इट इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर मैं बात करूं, एक पेरेंट है, उनके 4 बच्चे हैं, ओके, लेकिन 4 बच्चों में आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा, अगर वो ट्विंस नहीं हुए तो 4 बच्चे कभी भी सिमिलर आपको नज़र नहीं आएंगे, सेम नहीं दिखेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली होगा। और वो डिफरेंसेस क्यों आता है, क्योंकि मियोसिस होता है इनके गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स में और वहाँ पे रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है। मान लो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। मान लो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 23 अलग अलग जगह पे भी रिकम्बिनेशन हुआ, तो सोचो कितना ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेगा। तो यही रीज़न होता है कि जो सिबलिंग्स होते हैं वो आपस में सिमिलैरिटी शो नहीं करते, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी बना रहा है। और अगर जेनेटिक वेरिएबिलिटी बनेगा तो अलग अलग हमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, अलग अलग वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा। और ये क्या हो सकता है, एक इवोल्यूशन, एक स्पीसीज का जो इवोल्यूशन होता है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है, जो हैप्लॉयड गैमेट्स होते हैं फॉर्म्स फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स बाय मियोसिस। जैसे कि हमने देखा, अगर एक गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स है तो वो हमेशा गैमेट का जब प्रोडक्शन करेगा वो मियोसिस के थ्रू करेगा।
लेकिन अगर कहीं पे सेल का रिपेयर करना है, कहीं पे सेल का रिपेयर करना है, डैमेज हो गया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, माइटोसिस यूज़ करते हैं। क्योंकि मान लो ये एक एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्किन सेल्स है मान लो, सबका प्लॉइडी कैसा है 2n है, और यहाँ पे कुछ रप्चर हो गया और इस एरिया में क्या हो गया, सेल का डैमेज हो गया। अब क्या कर रहेगा, यहाँ पे जो एरिया में जो सेल्स होते हैं ये खुद को डिवाइड करेंगे। अब अगर मियोसिस के थ्रू ये डिवाइड होता तो इस एरिया में जो सेल्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो हैप्लॉइड हो जाएंगे, और हैप्लॉइड अगर हो गया तो इसका प्लॉइडी चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसी वजह से यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं और ये हमेशा प्लॉइडी मेंटेन रखते हैं। सो होप कि आपको मियोसिस का जो फंडामेंटल है ये समझ में आ गया होगा। ये मियोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है कि आपको 12th में भी काम आने वाला है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो मैंने कोशिश किया आपको जितना पॉसिबल था उतना क्लियर कराने का। इससे भी अगर डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।